हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने वाले हैं, लेकिन राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने के लिए हमें पहले इकोनॉमी के कुछ कीवर्ड्स, कुछ टर्म्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स को जानना पड़ेगा। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम इकोनॉमी के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, जैसे कि जीडीपी किसे कहते हैं, जैसे एनडीपी किसे कहते हैं, जैसे जीएसडीपी क्या कॉन्सेप्ट है, पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है, ग्रोथ रेट किसे कहते हैं, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम पहले सीखेंगे, उसके बाद हम लोग राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे। अभी तक आपने यूट्यूब के जितने भी चैनल्स पे देखा है तो नॉर्मली 40 क्लास, 36 क्लास, 35 क्लास में इकोनॉमिक सर्वे कराया जाता है और ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट को 40 घंटे के आसपास की क्लास लेनी पड़ती है, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा टास्क है। और 40 क्लास लेने के बाद इतना डाटा उसमें हो जाता है कि वो याद रखना मुश्किल हो जाता है। हम लोगों ने बहुत मेहनत करके उसमें से बहुत क्रिस्प छांट के अच्छा मटेरियल निकाला है, तो हम लोग इसको कोशिश करेंगे मैक्सिमम 5 से लेकर 7 क्लास के बीच में ख़त्म करने का। और आप अगर चेक करेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें इसके बाहर के प्रश्न आपको मिलें। 99.9% सवाल आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा या इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ राजस्थान 2020-21। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि इकोनॉमिक रिव्यू आखिर होता क्या है। हर साल आप जानते हैं कि हर फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले 1 अप्रैल से पहले पहले और सरकार एक बजट विधानसभा में रखती है, क्योंकि ये राज्य सरकार है तो विधानसभा का नाम आएगा। अगर केंद्र सरकार होती तो मैं संसद की बात करता। तो विधानसभा में एक बजट रखा जाता है, जिस बजट को चर्चा करके उस पर अप्रूवल मिलती है और उस अप्रूवल के बाद में उस बजट में जो जो प्रोविजंस होते हैं, जो प्रावधान वहाँ किए जाते हैं, उसके हिसाब से आने वाले पूरे फाइनेंशियल ईयर में राज्य के खर्चे, राज्य की योजनाएं, राज्य का कल्याण, सब कुछ उसी के हिसाब से चलता है। जिस समय ये बजट आता है तो बजट हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि 2020-21 के वर्ष में अगर बजट रखा जा रहा है तो वो बजट 21-22 के लिए होगा, आने वाले वर्ष के लिए होगा। जब हम आने वाले वर्ष के लिए बजट लाते हैं तो उसी समय हमें ये भी बताना पड़ता है कि पिछले वर्ष में पोजीशन कैसी रही, पिछले वर्ष में स्थिति कैसी रही, पिछले वर्ष राजस्थान की कौन कौन सी स्कीम्स में अच्छा काम हुआ, कौन कौन सी स्कीम्स ऐसी हैं जिनमें ठीक से काम नहीं हो पाया, कितना खर्चा हुआ, राजस्थान में महंगाई कितनी रही, राजस्थान में बैंक कितने नए खुल गए, हर चीज़ की जानकारी देनी पड़ती है। तो इन सारी तमाम जानकारियों के लिए एक डॉक्यूमेंट विधानसभा में रखा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक समीक्षा या इकोनॉमिक रिव्यू। जब केंद्र सरकार ये इकोनॉमिक सर्वे या रिव्यू लाती है तो केंद्र सरकार नॉर्मली बजट के पहले दिन लाती है, लेकिन राज्यों में नॉर्मली बजट के साथ ही रख दिया जाता है। इस साल राजस्थान सरकार ने ये जो इकोनॉमिक रिव्यू या आर्थिक समीक्षा विधानसभा में रखी, इसमें उन्होंने मुख्य रूप से इसको 2 टुकड़ों में तोड़ा। हालांकि वॉल्यूम एक ही है, खंड एक ही है, लेकिन उसमें 2 अलग अलग बातें उन्होंने बताने की कोशिश की, जिसमें से एक का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो या वृहद आर्थिक परिदृश्य और दूसरा है सामाजिक विकास के आंकड़े। मतलब एक तो उन्होंने ये बताया कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था की ओवरऑल कंडीशन कैसी है, और दूसरा उन्होंने ये बताया कि राजस्थान में जो सामाजिक विकास हो रहा है उसके संबंध में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, किन किन में कितनी कितनी सफलता मिली और कितना खर्चा हुआ। एक सवाल आएगा दिमाग में कि ये इकोनॉमिक रिव्यू बनाता कौन है, राजस्थान का आर्थिक समीक्षा कौन तैयार करता है। तो हमारे राजस्थान में एक निदेशालय या डायरेक्टरेट है जिसको ये काम दे रखा है, और उसके ऊपर राजस्थान का आर्थिक और नियोजन विभाग है। तो इसको यूँ बोलें, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में आर्थिक और नियोजन विभाग के अंडर एक निदेशालय या डायरेक्टरेट बना हुआ है, उसका काम है और वो इस रिव्यू को बनाता है। यहाँ तक की बात तो हमें समझ में आ गई। अब ध्यान से देखिए ज़रा, हमारे रिव्यू का, हमारी समीक्षा का एक बड़ा हिस्सा है जिसका नाम है वृहद आर्थिक परिस्थितियों का परिदृश्य या मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू। ये मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू तब तक हमें समझ में नहीं आएगा जब तक हमें कुछ कॉमन टर्म्स, कुछ बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स समझ में ना आती हों। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये शब्द आते होंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने पहले इतने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम इसका एक हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, इनको समझ लेते हैं, फिर हम लोग और सीधा इकोनॉमिक सर्वे पे आ जाएंगे और आने वाले 3-4 क्लास के अंदर अंदर हम इसका मैक्सिमम पोर्शन कवर कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जिसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं जीडीपी। अब जैसे मैं जीडीपी शब्द की बात करता हूँ तो कुछ लोगों को लगेगा कि यार हम तो राज्य का बजट पढ़ रहे हैं, राज्य की समीक्षा पढ़ रहे हैं, स्टेट के रिव्यू में जीडीपी का क्या काम, क्योंकि स्टेट के संबंध में जीडीपी नहीं होता, जीएसडीपी होता है। लेकिन जीएसडीपी समझने से पहले हमें जीडीपी समझना पड़ेगा, और वैसे भी हम लोग इंडिया का इकोनॉमिक रिव्यू भी करने वाले हैं, इकोनॉमिक सर्वे भी करने वाले हैं। तो देखिए, जीडीपी हम कहते किसे हैं और आखिर जीडीपी क्यों निकाला जाता है। जीडीपी की परिभाषा बहुत सिंपल, आसान सी है। जीडीपी की परिभाषा ये कहती है कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, फाइनेंशियल ईयर का मतलब है वो 12 महीने
जिन 12 महीनों में देश की फाइनेंशियल कैलकुलेशन या वित्तीय गणनाएं की जाती हैं। हमारे भारत में फिलहाल 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक का जो पीरियड है, इसको फाइनेंशियल ईयर के रूप में यूज़ किया जाता है। तो एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान देश के सभी निवासियों के द्वारा, रेजिडेंट्स के द्वारा, रेजिडेंट कौन होते हैं? जो भारत में रह रहे हैं, भले ही वो भारत के नागरिक हैं या नहीं है। मतलब अगर कोई विदेशी भारत में रह रहा है तो वो भी रेजिडेंट कहलाएगा। तो एक वित्त वर्ष के अंदर भारत के सभी निवासियों के द्वारा भारत की भूमि पे, जिसको हम भारत का आर्थिक क्षेत्र या घरेलू क्षेत्र बोलते हैं, डोमेस्टिक एरिया बोलते हैं, उस एरिया में जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा उनकी वैल्यू को ही हम लोग जीडीपी बोलते हैं। अब ये बात तो परिभाषा वाली, डेफिनेशन वाली हो गई, लेकिन इस बात से कुछ समझ में आता नहीं है, क्योंकि ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी परिभाषा है कि एक वित्त वर्ष के दौरान देश के सभी निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। क्यों निकाल रहे हैं हम जीडीपी? इससे हम क्या सीखना चाहते हैं? देखिए, हमारे देश में हर साल गवर्नमेंट ये जानने की कोशिश करेगी कि पिछले वर्ष, लास्ट ईयर, जहाँ पे हमारी इकोनॉमी का साइज़ था, जहाँ जितनी बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था थी, क्या आज भी हमारी अर्थव्यवस्था उतनी ही बड़ी है? क्या हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम खुश हैं कि देश में सब अच्छा चल रहा है, लेकिन बाद में हमें पता चले कि देश की अर्थव्यवस्था तो और कुछ कदम पीछे चली गई। तो इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए और हम लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा यार्ड स्टिक चाहिए, कुछ ऐसा पैरामीटर चाहिए जिससे हम पता लगा सकें कि देश की इकोनॉमी आखिर चल कैसी रही है। अब कैसे माने हम? आप सोच के देखिए, कॉमन मैन की तरह कैसे पता चलेगा कि देश में ग्रोथ हो रही है? जैसे मान लो कि हमारे देश में सोना, चांदी, लोहा, तांबा, प्रॉपर्टी, धन दौलत सब कुछ है। क्या मैं इससे मान लूँ कि देश की प्रगति हो रही है? नहीं। अगर देश में जो है उससे ज़्यादा बढ़ेगा, तब जाके माना जाएगा कि देश की प्रगति हो रही है। इसका मतलब ये है कि मान लो आपके घर में, आपके पास में 1 करोड़ रुपया है, इस साल भी 1 करोड़ है, अगले साल भी वही 1 करोड़ है, तो क्या घर की कुछ ग्रोथ हुई? नहीं। ग्रोथ कब होगी? जब उस 1 करोड़ को बढ़ा के आप 1 करोड़ 20 लाख कर दोगे, और जो एक्स्ट्रा 20 लाख होगा वो आपकी ग्रोथ कहलाएगी। सेम कॉन्सेप्ट पे हम लोग देश की जीडीपी निकालते हैं। देश में जितनी संपत्ति, जितने संसाधन, जितने रिसोर्सेज हैं, वो तो थे ही, उनका प्रयोग करके, उनका यूज़ करके अगर हम नया उत्पादन करते हैं और नई वैल्यू जनरेट करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि देश की आर्थिक परिस्थितियों में सुधार हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हमारे देश में पिछले साल 100 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। उस एसेट का प्रयोग करके, उस मशीनरी का प्रयोग करके, और इस साल हमने 20 करोड़ का नया सामान बना दिया, तो ये जो 20 करोड़ का नया उत्पादन हमने किया, यही देश की जीडीपी कहलाती है। ये जितना ज़्यादा होगा, देश की ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा हो रही है, और अगर ये कम होगा तो देश की ग्रोथ कम हो रही है। अब हम करते क्या हैं? हमारा जो उत्पादन है उसको दूसरे देशों से कंपेयर कर लेते हैं, और उसके आधार पे हमें पता चलता है कि हम दूसरे देश से आगे हैं या पीछे। जैसे हमारे देश का उत्पादन 20 करोड़ है, चाइना का 40 करोड़ है, तो हम बोलेंगे कि चाइना की अर्थव्यवस्था हमसे बड़ी है, या चाइना की इकोनॉमी हमसे दुगने आकार की है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हमसे बहुत पीछे है। तो ये सारी बातें वहाँ से पता चलती है। इसके साथ साथ हम लोग अपनी खुद की सिचुएशन को भी अपने आप से कंपेयर करते हैं कि पिछले साल हमारी जीडीपी 100 करोड़ थी, इस साल हमारी जीडीपी 140 करोड़ है, इसका मतलब हम 40 करोड़ रुपए और ज़्यादा आगे बढ़े हैं, 40% की ग्रोथ हमने की है। तो इस तरह से ये जीडीपी का बेसिक फंडामेंटल है। फिर भी एक बार मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ में समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको बेटर लगे। तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि ये जो मैंने एक पैरामीटर बनाया है, ये पूरा का पूरा ये हमारा देश है। हमारे देश में पिछले साल सारी संपत्तियां अगर हम लोग जोड़ें तो देश की सारी संपत्तियां मिला के हमारे पास था 10,000 करोड़। तो ये 10,000 करोड़ तो था ही। इस 10,000 करोड़ की संपत्तियों का, संसाधनों का, मशीनों का, सबका प्रयोग करके, और हमने इस साल जो नया उत्पादन किया वो किया 200 करोड़ का। ये 200 करोड़ का उत्पादन कैसे आया? हम लोगों ने कुछ वस्तुओं का उत्पादन कर लिया, कुछ हमने नई सर्विसेज या सेवाओं का उत्पादन कर लिया, सबका मार्केट वैल्यू, सबका मौद्रिक मूल्य हमने जोड़ा तो 200 करोड़ रुपए आया। ये 200 करोड़ का नया उत्पादन हमारे देश की इस साल की जीडीपी कहलाएगी। अगर आप परिभाषा देखें तो उसमें एक शब्द यूज़ हुआ है और उसका नाम है अंतिम वस्तु। ये अंतिम वस्तु हम लोग किसे कहते हैं? जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन से जो चीज़ें बाहर आती हैं वो दो टाइप की होती हैं। दो टाइप की कौन कौन सी? कुछ वस्तुएं वो मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। तो कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जिनको मध्यवर्ती वस्तु या इंटरमीडिएट गुड्स बोला जाएगा, और कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन प्रक्रिया से बाहर आती हैं, तो उनको हम लोग अंतिम वस्तु का नाम देते हैं, फाइनल गुड्स होती हैं। इसका मतलब क्या है? कोई भी ऐसी वस्तु
जो उत्पादन का परिणाम है, मतलब प्रोडक्शन का रिजल्ट है, प्रोडक्शन से बाहर आई और वो फाइनल यूज़र के लिए, एंड यूज़र के उपयोग करने के लिए तैयार है, उसको अंतिम उपभोक्ता काम में लेगा। जैसे मान लो कि मारुति कंपनी कार बनाती है, अगर कार शोरूम से बाहर आई है तो अंतिम उपभोक्ता के लिए तैयार है, अब उसमें प्रोडक्शन खत्म हो चुका है, उसमें और नया प्रोडक्शन नहीं होना, तो वो हमारे लिए कहलाएगी अंतिम वस्तु या फाइनल गुड्स। मतलब वो वस्तु जिस पे प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा हो गया और जो अंतिम उपभोक्ता के प्रयोग के लिए बनी है। दूसरी जो वस्तु है वो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, जिन पे उत्पादन का कुछ काम पूरा हो चुका और कुछ काम अभी होना बाकी है। वो एंड यूज़र के लिए नहीं बनी होती, वो बनी होती हैं किसी कंपनी के लिए, किसी उत्पादक के लिए जो उसको कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है और नई चीज़ का उत्पादन करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई कंपनी इंजन बनाती है कार का, तो इंजन अंतिम उपभोक्ता के यूज़ के लिए नहीं बना। ऐसा नहीं होता कि अंतिम उपभोक्ता इंजन खरीद के घर ले जाएगा, वो इंजन कोई कार बनाने वाली कंपनी खरीदेगी, उस इंजन का प्रयोग करके उससे कार बनेगी, तब जाके उपभोक्ता के लिए तैयार होगी। तो ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन से बाहर तो आई हैं लेकिन अंतिम उपभोक्ता के लिए नहीं बनी, उन पर उत्पादन पूरा नहीं हुआ, वो मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि भारत में उत्पादन किसका हुआ, तो दोनों चीज़ों का उत्पादन हुआ। भारत में हमने इंजन भी बनाया है, भारत में हमने कार भी बनाई है, दोनों चीज़ें बनी। मान लेते हैं कि ये इंजन जो है वो 1 लाख रुपए का है और मान लेते हैं कि जो कार बन के तैयार हुई ये 5 लाख की है। अगर हम इन दोनों उत्पादन को जीडीपी में जोड़ दें तो हमारा देश का कुल उत्पादन आएगा 6 लाख रुपए, जो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इंजन एक ऐसी वस्तु है जो दोनों जगह जुड़ा। पहले 1 लाख रुपए हमने ऊपर इंजन के रूप में जोड़ दिया, 5 लाख रुपए हमने कार के साथ जोड़ दिया, 5 लाख के अंदर भी तो 1 लाख का इंजन शामिल होगा। तो देखा जाए तो इंजन की वैल्यू 2 बार जुड़ी, इसलिए ऐसा करने से रिपीटिशन होगा, जीडीपी गलत आएगी। इसलिए हम लोग इंजन को मध्यवर्ती वस्तु मानते हुए जीडीपी की कैलकुलेशन से बाहर कर देते हैं, सिर्फ अंतिम वस्तुओं को ही शामिल करते हैं। और अगर सिर्फ अंतिम वस्तु को शामिल करें तो इसके हिसाब से जीडीपी में कितना ऐड होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए। तो ये हमारा जीडीपी का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जीडीपी कैसे निकलती है। अब देखिए, इसी पे हम लोग आगे बात करते हैं। जब हम लोग जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं तो जिस चीज़ को हमारे देश के लिए जीडीपी कहा जाता है, एग्जैक्टली वही कैलकुलेशन अगर हम लोग राज्य के लिए करें तो राज्य के लिए हम उसको बोलते हैं जीएसडीपी। जीएसडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद। सेम परिभाषा यहाँ भी चलेगी, बस जहाँ जहाँ पे हमने देश लिखा है वहाँ पे राज्य का नाम आ जाएगा। मतलब एक राज्य के निवासियों के द्वारा राज्य की सीमा के अंदर एक वित्त वर्ष के दौरान जितनी भी वस्तु और सेवाओं को बनाया जाएगा उनका मौद्रिक मूल्य ही राज्य का जीएसडीपी कहलाता है। तो इसका मतलब है, इससे पता क्या चलता है, राजस्थान में रहने वाले लोगों ने इस साल 150 करोड़ का उत्पादन किया नया। इसका मतलब है राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार कितना है? 150 करोड़। अगर ये बढ़ रहा है धीरे धीरे तो हम बोलेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, और अगर ये घट रहा होगा तो हम बोलेंगे राजस्थान की इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इकोनॉमी पीछे की तरफ जा रही है। अगर राजस्थान का उत्पादन गुजरात से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था बड़ी है, गुजरात की अर्थव्यवस्था छोटी है। तो इस तरह से हम लोग ये जीडीपी की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। अब जीडीपी की जब हम कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं, तो गणना करते समय हम लोगों को कई मूल्य सुनने को मिलेंगे। कभी कभी हमें देखने को मिलता है फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कारक मूल्य। कभी कभी हमें देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट प्राइस या स्थिर मूल्य। कभी देखने को मिलेगा करंट प्राइस या वर्तमान मूल्य। तो आइए इन मूल्यों को समझते हैं कि ये कांस्टेंट प्राइस क्या है, करंट प्राइस क्या है। अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो डेफिनेशन बेहद आसान है। जब भी हम इकोनॉमी में कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए, किसी इंडेक्स को निकालने के लिए, किसी कंपैरिजन को करने के लिए हमें एक वर्ष पहले फिक्स करना पड़ता है, और उस वर्ष को हम लोग बोलते हैं आधार वर्ष या बेस ईयर। क्यों फिक्स करना पड़ता है? जैसे मान लीजिए कि मैं देखना चाहता हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था में कितना सुधार हुआ, तो उसके लिए मुझे फिक्स करना पड़ेगा ना कि मैं 1947 से लेकर आज तक की बात कर रहा हूँ कि आज़ादी से अब तक कितना सुधार हुआ, या मोदी जी के कार्यकाल में कितना सुधार हुआ, या पिछले 10 वर्षों में कितना सुधार हुआ। तो जहाँ से हम कंपैरिजन शुरू करना चाहते हैं वहाँ पे एक वर्ष हम फिक्स कर देते हैं, उस वर्ष को आधार वर्ष बोला जाता है। और जब भी कोई तुलना होगी, जब भी कोई कंपैरिजन होगा तो उस वर्ष से कंपैरिजन होगा। जैसे मान लो कि अगर हमने 2005-06 को आधार वर्ष माना, तो जब हम देश की ग्रोथ देखेंगे, देश के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो 5-6 से लेके आज तक की करेंगे। तो 5-6 जो है हमारे लिए आधार वर्ष या बेस ईयर कहलाता है। किसी भी वस्तु का मूल्य बेस ईयर की वैल्यू हम नॉर्मली 0 या 100 मानते हैं। तो बेस ईयर में किसी वस्तु का जो मूल्य होता है उस समय हम मानते हैं कि उस समय महंगाई का स्तर 0 होगा, तो उस समय का मूल्य कांस्टेंट प्राइस कहलाता है। मान लीजिए कि अभी वर्तमान में जीडीपी कैलकुलेशन के लिए हम लोग 2011-12 को आधार वर्ष लेके चलते हैं। 2011-12 को हमने बेस ईयर मान रखा है। अगर 2011-12 बेस ईयर है
तो इसका मतलब है 2011-12 में किसी वस्तु का मूल्य होगा वो हमारे लिए कांस्टेंट प्राइस या स्थिर मूल्य कहलाएगा। अगर हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करें आज, लेकिन मूल्य कौन से देखें, प्राइस कौन से देखें, 11-12 वाले, तो वो हमारे लिए कहलाता है कांस्टेंट प्राइस। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कि करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस का मतलब है जो वर्ष चल रहा है उस वर्ष में मूल्य स्तर कितना है। जैसे वर्ष चल रहा है 2020-21, तो 2020-21 के मूल्य लेंगे, करंट प्राइस कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि वर्ष चल रहा है 2024-25, तो 24-25 के मूल्य हमारे लिए करंट प्राइस कहलाएंगे। इससे फर्क क्या पड़ता है? कांस्टेंट प्राइस की डेफिनेशन देखिए आप। कांस्टेंट प्राइस की डेफिनेशन है आधार वर्ष का मूल्य स्तर कांस्टेंट प्राइस कहलाता है, इसमें महंगाई का या मुद्रास्फीति का प्रभाव नहीं होता। दूसरा है करंट प्राइस, वो आज का मूल्य है, वर्तमान वर्ष का मूल्य है, इसमें महंगाई का प्रभाव होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए मैं आपको डिटेल में इसके बारे में एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं कि आधार वर्ष है हमारा 2011-2012 और वर्तमान वर्ष चल रहा है एग्जाम्पल के लिए 2020-2021। किसी भी वस्तु का 2011-12 का जो मूल्य होगा वो हमारे लिए कहलाएगा स्थिर मूल्य, और 2020-21 में जो मूल्य होगा वो कहलाएगा हमारे लिए वर्तमान मूल्य, या जिसको हम लोग नाम दे देंगे करंट प्राइस। तो ये कहलाया हमारे लिए करंट प्राइस और ये हमारे लिए बन गया कांस्टेंट प्राइस। अब इन दोनों में मान लीजिए कि 2011-12 में कोई कार हमने खरीदी और वो कार आती थी 3 लाख रुपए की। तो 2011-12 में एक कार बनी और वो कार बनी 3 लाख रुपए की। अब 2020-21 में वही कार जो है वो महंगाई के कारण, समय के साथ में महंगाई बढ़ी होगी, महंगाई के कारण वो कार आज के दिन मिल रही है 5 लाख रुपए की। तो अगर मान लो कि हमें ये देखना हो कि इस साल कार का उत्पादन कितना हुआ, तो मैंने चेक कर लिया इस साल कार का उत्पादन कितना हुआ, डिसाइड किया कि एक कार का उत्पादन हुआ है। अब अगर इस एक कार का प्राइस मैं 2011-12 का लेता हूँ 3 लाख रुपए, तब तो मैं बोलूँगा कि मैंने उत्पादन की गणना जो है वो कांस्टेंट प्राइस पे, स्थिर मूल्य पे की है, तो ये तो हमारी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कहलाएगी। और अगर मैं इसी कार की वैल्यू वर्तमान वाली लूँ, वर्तमान वाली कैसे आई होगी? 3 लाख के बाद जितनी महंगाई हुई है वो सारी महंगाई इसमें जुड़ी हुई है आज तक की, तो ये जो 5 लाख रुपये है ये हमारे लिए वर्तमान मूल्य कहलाएगा। अब सवाल ये आता है कि फिर देश की जीडीपी जब निकलती है तो देश की जीडीपी इनमें से किस मूल्य पे निकलती है? क्या हम लोग कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेशन करते हैं, स्थिर मूल्य पर, या हम लोग करंट प्राइस पे कैलकुलेशन करते हैं? नॉर्मली जीडीपी सभी उद्देश्यों के लिए आज के दिन जो यूज़ होती है वो बाजार मूल्य पे या करंट प्राइस पे होती है, आज के मूल्यों पे होती है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल प्रैक्टिस यही कहती है कि नेशनल अकाउंटिंग जो है वो वर्तमान मूल्यों पे होनी चाहिए, इसलिए आज के दिन जीडीपी हम लोग करंट प्राइस पे निकालते हैं। लेकिन जीडीपी का विश्लेषण करते समय, एनालिसिस करते समय कुछ एक कारणों के लिए हम लोग इसको स्थिर मूल्य पे भी कैलकुलेट करते हैं। स्थिर मूल्य पे जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग एक नाम दे देते हैं और वो नाम होता है रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी। अगर इसको हम डेफिनेशन में लाएं तो वास्तविक जीडीपी का मतलब है वो जीडीपी जिसके अंदर महंगाई का प्रभाव नहीं है, या वो जीडीपी जो कांस्टेंट प्राइस पे निकाली गई है, वो हमारे लिए रियल जीडीपी कहलाती है। दूसरी जीडीपी है जिसका नाम है नॉमिनल जीडीपी, जिसको हिंदी में हम लोग मौद्रिक जीडीपी बोलते हैं। नॉमिनल जीडीपी किसे कहते हैं? हम लोग वर्तमान मूल्य पे जो जीडीपी निकलती है उसको हम लोग नॉमिनल या मौद्रिक जीडीपी बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जीडीपी में अंतर कैसे आता है, जीडीपी घटती या बढ़ती कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको दोनों डेफिनेशन बताई। अब जीडीपी बढ़ने के कारण देखिए कि जीडीपी किन किन कारणों से बढ़ती है। मैंने यहाँ पे लिखा कि जीडीपी 3 कारणों से बढ़ सकती है। 3 कारणों से कैसे? या तो जीडीपी बढ़ेगी मूल्य स्तर बढ़ जाने के कारण, महंगाई बढ़ जाने के कारण, या जीडीपी बढ़ेगी उत्पादन बढ़ने के कारण, या दोनों कारण भी एक साथ हो सकते हैं। अब नीचे अगर मैंने एक्सप्लेनेशन आप देखें तो मैंने लिखा है वहाँ पे कि रियल जीडीपी सिर्फ उत्पादन बढ़ने के कारण ही बढ़ती है, जबकि मौद्रिक जीडीपी उत्पादन बढ़ने से भी बढ़ सकती है और महंगाई बढ़ने से भी बढ़ सकती है। इस सेंस में अगर हम लोग देखें तो देश में जो वास्तविक ग्रोथ है वो रियल जीडीपी के कारण होती है, ना कि मौद्रिक जीडीपी के कारण। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग समझ के देखते हैं कि इस बात के मीनिंग्स क्या हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ के देखते हैं। मान लीजिए कि 2011-12 में मान लीजिए कि भारत में 10 कार बनी थी। किसी भी कंपनी ने 2011-12 में 10 कार बनाई और उस समय महंगाई नहीं थी, एक कार की वैल्यू थी 1 लाख रुपए। इसका मतलब देश का कुल उत्पादन उस समय कितना होता था? 10 लाख रुपए का। तो रुपए के टर्म में बात करें तो 10 लाख रुपए का, और नंबर्स में बात करें तो 10 कार का उत्पादन होता था। अब वर्ष आ जाता है 2020-2021।
2020-21 में भी ये कंपनी जहाँ थी वहीं की वहीं है। आज भी पूरे देश में कुल मिला के 10 गाड़ियाँ ही बन रही हैं, लेकिन एक कार की वैल्यू, महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ने के कारण कार की वैल्यू हो गई है 1.5 लाख रुपए, और 1.5 लाख के हिसाब से अब कार कितने की बनी, 15 लाख रुपए की। जब हम सामान्य तरीके से देखते हैं तो उस वर्ष की जीडीपी 10 लाख थी, आज की जीडीपी 15 लाख है, तो हम बोलेंगे कि हमारी जीडीपी 5 लाख बढ़ गई। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि जीडीपी नंबर्स में बढ़ी हुई दिख तो रही है, लेकिन आप देखो क्या इससे आपके देश में विकास हुआ? आपके देश में पहले भी 10 कार बनी थी, आज भी 10 कार बनी है, इसका मतलब है देश में उत्पादन तो नहीं बढ़ा। देश में अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा होगा तो देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा होगा, तो इससे देश में कोई विकास तो नहीं हो रहा है। तो ये डिफरेंस कैसे आया? उस समय जो गाड़ी 1 लाख की थी वो महंगाई के कारण 1.5 लाख की हो गई और 50,000 रुपये एक कार की वैल्यू बढ़ गई, और सिर्फ कार महंगी होने के कारण ही और आपकी जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही है। तो ऐसे में ये जो 10 लाख जीडीपी है ये तो कहलाती है आपकी रियल जीडीपी, और 15 लाख है ये कहलाती है नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी तब तक नहीं बढ़ती जब तक उत्पादन ना बढ़े। अब एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आज भारत में 12 कार बनी और एक कार की वैल्यू 1.5 लाख रुपए है, तो 12 को जब 1.5 लाख से गुणा करेंगे हम लोग तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18 लाख रुपए। तो देश में इस समय कितना उत्पादन हुआ? 18 लाख। इस साल की जीडीपी 18 लाख कहलाएगी। इस जीडीपी को अगर हम लोग देखें तो ये दो कारणों से बढ़ी है। इसके अंदर 50,000 रुपये पर कार महंगाई भी बढ़ी है, और साथ के साथ इसमें और कार का प्रोडक्शन भी 10 की बजाय 2 ज़्यादा हुआ है, 12 हुआ है। तो इस कार में दोनों की वजह से ग्रोथ हुई है। तो ये बेसिकली रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट है। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ ICOR। ICOR का पूरा नाम होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जाता है, यूपीएससी, आरपीएससी सभी एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया है। ये क्या चीज़ है? हर साल हम लोग अपनी इकोनॉमी में नया इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर साल नई मशीनें लगती हैं, नई फैक्ट्रियां लगती हैं, नए नए प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, और हर साल जीडीपी में कुछ ना कुछ इंक्रीज़ भी होगा। अगर इनको इकोनॉमी ठीक चल रही है तो नेचुरली जीडीपी में इंक्रीज होगा। तो दोनों चीज़ों को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि देश में इन्वेस्टमेंट कितना हुआ और उस निवेश की तुलना में जीडीपी कितनी बढ़ी। इन दोनों का आपस में जो अनुपात आता है उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ध्यान से आप पढ़ें तो इसका मतलब है कि इस साल जो हमने नई पूंजी लगाई उस नई पूंजी की सहायता से नया इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। इसका मतलब मान लो आपने 100 रुपये लगाए और 100 रुपये लगा के और आपका उत्पादन 20 रुपये का नया हुआ, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो 20% बढ़ी, और 100 रुपये के पीछे 20% इकोनॉमी बढ़ जाती है। लेकिन मान लो कि आपने 100 रुपये लगाए और आपकी इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं हुई, आज भी जो उत्पादन था पहले जितना ही है, तो नए पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ, तो वहाँ पर आपका इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो 0 बन जाएगा। अगर इस तरह से देखें तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला ध्यान से देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है? एनुअल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल इंक्रीज इन जीडीपी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि इस साल इन्वेस्टमेंट हुआ नया 100 रुपये का और जीडीपी में इस साल इंक्रीज़ हुआ 20 रुपये का। अगर हम इस रेशियो को निकालेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा 5। लेकिन अब आगे सोच के देखते हैं। इस साल नया इन्वेस्टमेंट हुआ 100 रुपये का, 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट से जीडीपी बढ़ के एक्स्ट्रा जीडीपी आई 50 रुपये, तो ये रेशियो कितना आएगा? 2। अब सोचिए 100 रुपये लगा के अगर आपने 20 रुपये का उत्पादन किया तो रेशियो 5 आता है। 100 रुपये लगा के अगर आपने 50 का उत्पादन कर लिया तो रेशियो आता है 2। जहाँ पे आपने काम अच्छा किया है वहाँ पे रेशियो नीचे आता है। और उल्टा चलें, अगर हमने 100 रुपये लगाए और वहाँ पे उत्पादन हुआ सिर्फ 10 का, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा? अब 10। तो जहाँ हम काम अच्छा नहीं करते वहाँ पे रेशियो ऊंचा आता है। इसलिए जब जब ICOR ऊंचा आता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। हम लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ऊंचा ICOR क्या दर्शाता है। अगर ICOR ऊंचा है तो क्या दर्शाता है? तो ऊंचा ICOR ये दर्शाता है कि देश में जो इन्वेस्टमेंट होता है उस इन्वेस्टमेंट का प्रयोग करके ठीक से प्रोडक्शन हम लोग नहीं कर पाते। ये लाइन ही मैंने यहाँ पे लिखी है, हाइयर ICOR डिनोट्स लेस प्रोडक्टिव यूज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। नीचा ICOR बेहतर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ऊंचा अनुपात निवेशित पूंजी के अकुशल उपयोग को दर्शाता है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। ये लाइन एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चंस के रूप में पूछी जाती है। देखिए जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है इसका नाम है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मुलेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं सकल स्थायी पूंजी निर्माण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म है। ये क्या चीज़ है? हर साल हमारे देश में नया उत्पादन होगा, जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ के जो पैसे हमारे पास आते हैं हम ये देखते हैं कि उसका उपयोग हम लोग क्या कर रहे हैं।
हो सकता है कि इस साल जो हमने नई कमाई करी है जीडीपी के माध्यम से, नया उत्पादन किया, उससे जो इनकम आई, उसको पूरा का पूरा हमने कंजम्पशन में, उपभोग में खर्च कर लिया। दूसरा ऑप्शन है कि हमने उसको कंजम्पशन में या उपभोग में खर्च करने की बजाय उसको नई मशीनों में, नई संपत्तियों में इन्वेस्ट किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में कौन सा बेहतर है, आप इस महीने 1 लाख रुपए ज़्यादा कमाते हैं और पूरा 1 लाख रुपए आप अपने कंजम्पशन में खर्च कर देते हैं, या फिर आपने 1 लाख रुपए कमाया, उसमें से आपने 70,000 रुपये फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरे ख्याल से सभी यही कहेंगे कि सही जवाब ये है कि आप 70,000 रुपये फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो। क्यों? क्योंकि आप जब 70,000 फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करोगे तो भविष्य में उससे और ज़्यादा कमाई होगी आपकी, आप और आगे बढ़ोगे। सिमिलरली अगर देश में जब जब इनकम बढ़ती है तो बड़ी इनकम को हम कंजम्पशन में खर्च कर दें तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। बढ़ी हुई इनकम का मैक्सिमम पोर्शन हम लोगों को निवेश में या इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए, ना कि कंजम्पशन में। इसी चीज़ को मेज़र करने के लिए जो हम रेशियो निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मुलेशन या सकल स्थायी पूंजी निर्माण। जिस देश में सकल स्थायी पूंजी निर्माण ऊंचा होता है, अच्छा होता है, ज़्यादा होता है, उसको हम बेटर मानते हैं। तो ICOR हमारा नीचा होना चाहिए, जबकि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मुलेशन हमारा ऊंचा होना चाहिए। अगर इसको डेफिनेशन में डालें हम, तो डेफिनेशन इसकी ये कहती है कि एक वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी में जितनी ग्रोथ हुई उसका कितना हिस्सा देश में इन्वेस्टमेंट के रूप में गया, वो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मुलेशन कहलाएगा। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र, निजी और गवर्नमेंट, दोनों सेक्टर में नई फिक्स एसेट्स या संपत्तियां कितनी खरीदी गई, वो हमारा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मुलेशन कहलाता है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें ज़मीन और फाइनेंशियल एसेट्स इनको शामिल नहीं करते। तो ज़मीन जायदाद की वैल्यू, फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू, वो इसकी कैलकुलेशन में सम्मिलित नहीं होती है। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, उसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, आर्थिक वृद्धि दर। ये आप बार बार सुनते हो, आपको अखबारों में देखने के लिए मिलता है कि भारत में 10% वृद्धि दर की आशंका है, इंडिया 11% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट चाहता है, भारत की ग्रोथ रेट पिछले साल से कम है। तो इस शब्द को हमें समझना पड़ेगा कि ग्रोथ रेट क्या है। देखिए, हमारी पिछले साल की जो जीडीपी होती है, मान लीजिए कि वो जीडीपी 100 रुपये थी, इस साल की जीडीपी हमारी 115 रुपये। तो सबसे पहले तो हम लोग अमाउंट में कंपैरिजन करते हैं कि जीडीपी में परिवर्तन कितना आया। 100 रुपये से बढ़ के जीडीपी 115 हुई, इसका मतलब जीडीपी में 15 रुपये का चेंज आया है। फिर इस 15 रुपये को हम लोग परसेंटेज की टर्म्स में निकाल लेते हैं। जब हम इसको परसेंटेज में निकालते हैं तो ये परसेंटेज ही हमारे लिए ग्रोथ रेट कहलाती है। मतलब पिछले वर्ष की तुलना में, लास्ट पीरियड की कंपैरिजन में, इस पीरियड में हमारी जीडीपी में जितना परसेंटेज चेंज हुआ होगा, वो परसेंटेज चेंज ही हमारे लिए इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कहलाता है। अगर हम लोग इसको फॉर्मूले में डालें तो इसका फॉर्मूला कैसे काम करता है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि पिछले साल की जो हमारी जीडीपी थी वो थी 20,000 करोड़। जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो मान लीजिए पिछले साल की जीडीपी 20,000 करोड़ थी और इस साल की जो जीडीपी है वो बढ़ के हो गई है 22,000 करोड़। अब ये तो हमें पता चल रहा है कि हमारी जीडीपी पिछले साल की तुलना में बड़ी है, लेकिन जब हम इसी को परसेंटेज के रूप में एक्सप्लेन करेंगे, परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, तो वो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कहलाएगी। जैसे यहाँ से यहाँ तक जीडीपी में परिवर्तन आया है 2,000 करोड़ का, तो जीडीपी में आने वाला जो चेंज है उसको सबसे ऊपर ले लो। तो ऊपर ऊपर हमने ले लिया जीडीपी में आने वाली वृद्धि, ये हमने ले लिया। ये लेने के बाद इसको हमने डिवाइड कर दिया पिछले साल की वैल्यू से। लास्ट ईयर की वैल्यू कितनी है? 20,000, तो लास्ट वैल्यू ले ली, इससे डिवाइड कर दिया और हम इसको गुणा कर देंगे 100 से, तो इसको 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम परसेंटेज की टर्म्स में निकाल लेते हैं। जब हम इसको परसेंटेज की टर्म्स में निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10%, और हम बोलेंगे कि अब हमारी जीडीपी हर साल, या हमारी अर्थव्यवस्था हर साल 10% की रेट से ग्रो कर रही है। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो दोस्तों, ये हमारी इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जिनके बिना आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं था। इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ के हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर इकोनॉमिक रिव्यू को शुरू करेंगे और 5 से 6 क्लास के अंदर हम इसको पूरा कर लेंगे। हम 30, 40, 50 क्लासेस नहीं पढ़ेंगे। पिछले 10 साल के राजस्थान के किन्हीं भी पेपर्स को आप उठा के देखिएगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि जो डाटा हमने छांट के आपके लिए अलग किया है वो काफ़ी से भी ज़्यादा है। तो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे कंटेंट को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।